बात करेंगे ब्रैग्स इक्वेशन की। अच्छा, ब्रैग्स इक्वेशन को समझने से पहले ना कुछ चीज़ें आपने माइंड में रखनी है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती क्या है। इसके बाद सेकंड नंबर पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होती है। अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है तो वहाँ पे पाथ डिफरेंस किसके बराबर होगा। अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है तो वहाँ पे पाथ डिफरेंस किसके बराबर होगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो कि ब्रैग्स इक्वेशन के अंदर हमने यूज़ करनी है। इससे सबसे पहले हमारे पास जो इल्म होना चाहिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का होना चाहिए। सबसे पहले बात करें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, हेडिंग दो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस FERENCE। अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होती है इसको ज़रा गौर से देखिएगा। देखें, हमारे पास ना दो वेव्स हैं, एक ये वेव है और एक ये वाली वेव है। सही। अब दोनों वेव्स में अगर देखो ना, एक चीज़ मैंने बड़ी कोशिश की है कि बिल्कुल सेम बनाऊं। ये कोई भी वेव की आप बात करते हैं ना, ऊपर वाली चीज़ हमारे पास कहलाती है क्रस्ट। ऊपर वाली चीज़ हमारे पास कहलाती है क्रस्ट, और नीचे वाला जो हमारे पास पॉइंट होता है उसको हम ट्रफ का नाम दे रहे होते हैं। क्या नाम दे रहे होते हैं? ट्रफ का। अब ये ऐसी इंटरफेरेंस, अगर इन दोनों वेव्स को हम ऐड करते हैं तो ओवरऑल जो वेव बनेगी इन दोनों का रिजल्टेंट होगी, और जो ओवरऑल वेव बनेगी उसकी एम्पलीट्यूड इन दोनों वेव्स का रिजल्टेंट कहलाएगा। ये चेक कीजिएगा अभी। अब देखें, यहाँ पे बात करो, यहाँ पे कोशिश की है सिर्फ यहाँ पे। अब यहाँ पे देखोगे ना, यहाँ पे एम्पलीट्यूड इसका इतना था, सिर्फ इतना। इसका भी सेम इसी तरह एम्पलीट्यूड अगर देखोगे तो इतना एम्पलीट्यूड था, लेकिन यहाँ पे जब आई है वेव तो एम्पलीट्यूड थोड़ा सा बढ़ गया है। अगर इस तरह की इंटरफेरेंस होती है, यानी कि दोनों के क्रस्ट के साथ मिल रहा है और ट्रफ के साथ मिल रहा है, इस तरह की इंटरफेरेंस को कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। और याद रखिएगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमेशा जो पाथ डिफरेंस होता है वो n लैम्डा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? पाथ डिफरेंस हमेशा n लैम्डा के बराबर होता है। पाथ डिफरेंस हमेशा किसके बराबर होगा? डिफरेंस इज इक्वल टू n लैम्डा। अब n है क्या? n हमारे पास कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, मतलब ये वैल्यू +1 हो सकती है, +2 हो सकती है, +3 हो सकती है, एंड सो ऑन, यानी कोई भी इंटीजर होगा। ये याद रखिएगा, पॉइंट में वैल्यू नहीं होगी n की वैल्यू होल नंबर होगी और पॉजिटिव इंटीजर होगा। सही है, ये बात सबसे पहली बात याद रखनी है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आपका क्रस्ट के साथ मिल रहा होता है और ट्रफ के साथ मिल रहा होता है। और इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि हमने ब्रैग्स लॉ के अंदर इस्तेमाल करनी है या ब्रैग्स इक्वेशन के अंदर इस्तेमाल करनी है वो है पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस हमेशा किसके बराबर होता है? n लैम्डा के बराबर। सही है। अब पाथ डिफरेंस अगर मैं कहूँ तो होता क्या है पाथ डिफरेंस? देखो, मैं कहता हूँ जी मैंने दो वेव्स मिलानी है। एक वेव ये है, एक वेव मेरे पास यहाँ स्टार्ट हो रही है। अब देखो, इस वेव से पहले पहले हमारे पास एक वेव मौजूद है, ये वाली, ये इतनी हमारे पास लैम्डा मौजूद है, लेकिन ये वाले तो हमारे पास मिल रहे हैं। ये जो पाथ डिफरेंस आ रहा है इन दोनों में, ये लैम्डा का होगा, हमेशा लैम्डा का होगा। ऐसा नहीं होगा कि लैम्डा से कम या ज़्यादा होगा। अगर कम या ज़्यादा होता है तो वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहला सकती है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं कहते हैं। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास सेकंड नंबर पे आ जाती है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होती है? अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करूँ तो देखिए, ये मेरे पास एक वेव है, अब इसको समझ लीजिएगा, और इसके बाद मेरे पास एक वेव ये है। अब इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ ना, इन दोनों को ऐड करूँ तो ऐड करने के बाद मेरे पास सिर्फ एक सीधी लाइन बनेगी। अब क्यों सीधी लाइन बनी है? यहाँ पे दोनों का इफेक्ट बिल्कुल मिनिमाइज हो गया, कम हो गया। अब हुआ क्या है कि यहाँ पे ये वाली चीज़ देखो, इस पॉइंट पे, मैं इस पॉइंट पे बात करूँगा, सही है। यहाँ पे इस पॉइंट पे ये चीज़ क्रस्ट है, ये चीज़ क्या है हमारे पास? क्रस्ट है। और इसी पॉइंट पे ये वाली चीज़ मेरे पास ट्रफ है। क्या है हमारे पास? ट्रफ है। अब यहाँ पे क्रस्ट ट्रफ के साथ मिल रहा है, जिसकी वजह से देखो, एक चीज़ किसी चीज़ को बढ़ा रही है, क्रस्ट क्या करता है? एम्पलीट्यूड बढ़ा रहा है, लेकिन ट्रफ क्या कर रहा है? एम्पलीट्यूड कम हो रहा है। सही है। अब एक चीज़ बढ़ा रही है, एक चीज़ कम हो रही है, हमने मीन निकालना है, एवरेज निकालनी है, तो सो क्या होगा? दरमियान में आ जाएगी। और हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आपका ओवरऑल जो रिजल्टेंट चीज़ आ रही होती है वो कम हो जाती है हमेशा, लेकिन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में वो चीज़ थोड़ी सी बढ़ जाती है। सही। और इसमें जो पाथ डिफरेंस होता है ना, याद रखिएगा, ये चीज़ याद रखने वाली है। पाथ
डिफरेंस हमेशा बराबर होता है, डिफरेंस इज इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2, लैम्डा बाय 2। ये हमारे पास पाथ डिफरेंस, लेकिन जो हमने ब्रैग्स इक्वेशन के अंदर यूज़ करना है वो पाथ डिफरेंस n लैम्डा होगा। क्या होगा हमारे पास? n लैम्डा। भाई ये चीज़ आप याद रखिएगा कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो पाथ डिफरेंस आता है वो n लैम्डा के बराबर आता है। अब पाथ डिफरेंस क्या होता है ये ब्रैग्स इक्वेशन के अंदर ही हम अच्छे तरीके से इसको डिस्कस कर लेंगे, इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन सिर्फ बात जो मेन याद रखने वाली है वो है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में पाथ डिफरेंस n लैम्डा के बराबर है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी हम दोबारा फिर स्टार्ट से शुरू करते हैं। ब्रैग्स इक्वेशन मेन हमारे पास ब्रैग्स इक्वेशन अब स्टार्ट होगी। अब बात करते हैं हमारे मेन टॉपिक की, वो है ब्रैग्स इक्वेशन। अच्छा, ब्रैग्स ने सारी की सारी स्टडी की एक्सरेज के मुतालिक। एक्सरे याद रखिएगा हाई इनर्जेटिक रेज हैं, ये जब किसी भी क्रिस्टल के ऊपर गिरती हैं 3 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। जब हम किसी भी क्रिस्टल के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर एक्सरेज को गिराते हैं ना, 3 पॉसिबिलिटी होती है, या तो वो वहाँ पे एब्जॉर्ब हो सकती हैं, या फिर वो फ्लोरेसेंस काज करेंगी, या फिर वो स्कैटर हो जाएंगी, या जिसको हम डिफ्रैक्शन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हमने बात करनी है वो कहता है मैक्सिमम कुछ पॉसिबिलिटी है कि आपकी जो एक्स रेज हैं वो डिफ्रैक्ट हो जाएं, यानी कि जाकर टकराएं, टकराने के बाद स्कैटर हो जाएं, वहाँ से कुछ एंगल के साथ मुड़ जाएं। अब होता क्या है, इसको अच्छे तरीके से पहले समझ लीजिएगा। असल में ब्रैग्स इक्वेशन है इंटर आयनिक या इंटर एटॉमिक डिस्टेंस को मालूम करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। यानी अगर हमारे पास कोई भी क्रिस्टल दे दी जाए, मतलब मेरे पास NaCl है, NaCl आपको पता है किस तरह बना होता है, हमारे पास एक Na होता है, एक Cl, इस तरह ये क्रिस्टल बना होता है। ये छोटे वाला हमारे पास याद रखिएगा ये सोडियम है, और बड़े वाला एटम हमारे पास क्लोरीन है। बड़े वाला एटम क्या है हमारे पास? क्लोरीन है। भाई ये सिंपल सी बात याद रखनी है आपने, ले ली। अब इसमें ये वाली चीज़ हमारे पास सोडियम है Na प्लस, और ये बड़े वाला हमारे पास Cl माइनस है। अब दो एटम के दरमियान का जो डिस्टेंस मालूम करने के लिए हम इक्वेशन को यूज़ करते हैं वो है ब्रैग्स इक्वेशन। अब ये डिराइव किस तरह की, काम किस तरह कर रही होती है? देखो मैंने बात की है एटम्स की, दो एटम्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अब मैं यहाँ पे थोड़ी सी इसको ना आसान सी पिक बना लेता हूँ ताकि हमें चीज़ समझ आ जाए। मेन चीज़ है बच्चे समझना, समझ लीजिएगा, बाकी लिख भी लेंगे साथ साथ। मैं कहता हूँ जी मेरे पास एक आयनिक सॉलिड है, उसमें एटम्स की तरतीब ये है कुछ, यानी इस तरह एटम्स उसमें लगे हुए हैं। और याद रखिएगा कोई भी आयनिक सॉलिड होगा ना उसमें एटम्स की एक ख़ास तरतीब होती है। ये मैं ख़ास तरतीब बना रहा हूँ, ये इस तरह कुछ एटम्स उसके अंदर जुड़े हुए हैं। अब होता यह है कि जब इसके ऊपर एक्सरेज गिराई जाती हैं, जब इनके ऊपर एक्सरेज गिरेंगी, गिरने के बाद होता क्या है कि देखिए ये एक मेरे पास एटम है, एटम में मुख्तलिफ शेल्स होते हैं, शेल्स में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होंगे। जैसे ही मैं इसके ऊपर एक्सरेज गिराता हूँ ना, एक्सरेज गिराने के बाद ये वाला इलेक्ट्रॉन एक्सरेज को जज़ब करता है, हायर एनर्जी लेवल में चला जाता है, यानी कि इनर शेल से आउटर शेल में चला जाएगा। अब जब आउटर शेल से दोबारा इनर शेल में आएगा तो एनर्जी कुछ ना कुछ खारिज करेगा। अब ये काम हो रहा होता है, यहाँ से हमने एक्सरेज गिराई हैं, एटम ने उन एक्सरेज को जज़ब किया है, जज़ब करने के बाद उनको कुछ वही अमाउंट में, उसी अमाउंट में एक्सरेज को दोबारा एमिट कर दिया है, और एमिट करने के बाद वो एक्सरे सपोज करते हैं यहाँ से यहाँ पे मूव कर जाती हैं। इसी तरह देखें ज़रूरी नहीं है सारे के सारे ऊपर वाले एटम ही सारी की सारी एक्सरेज जमा करें, ऊपर वाली जो लेयर है वो सारे के सारे एटम एक्सरेज को जज़ब करें। ये भी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे जो नीचे वाले एटम्स हैं यहाँ पे ये वाले इन एक्सरेज को जज़ब कर लें। अब जब ये एक्सरेज को जज़ब करेंगे तो हमारे पास ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपकी एक्सरेज को ये वाले एटम जज़ब करें। जब इसके ऊपर टकरा के इस तरह ये डिफ्रैक्ट होगी है, और यही चीज़ हमने बात करनी है सिर्फ और सिर्फ डिफ्रैक्शन की। अब देखो मैं इसको ना एक लाइन सा मिला देता हूँ, क्योंकि मैंने बात करनी है यहाँ पे, ये मेरे पास एक लाइन है, इस तरह ये डिफ्रैक्ट होगी है, सेम इसी तरह ये आई है, इस तरह डिफ्रैक्ट होगी है। अब यहाँ पे सारी की सारी कॉम्प्लिकेशन आ रही होती है। अगर ये चीज़ समझ आ गई ना बच्चे तो समझ लीजिएगा आपको सारी की सारी ब्रैग्स इक्वेशन समझ आ गई है। मैं सपोज करता हूँ कि ये वाला पॉइंट मेरे पास, ये वाला पॉइंट को, इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ ए का, इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ बी का। सही है, ये याद रखिए मैंने इसको ए का दे दिया, बेशक इसको ओ का दे दो, लो जी मैंने इसको ओ का नाम दे दिया। अब हुआ ये है कि आपकी जो रेज यहाँ पे गिराई है ना, अब जो ऊपर से आके स्ट्राइक हुई है ऊपर वाले एटम के साथ, यहाँ स्ट्राइक हो गई, यहाँ से डिफ्रैक्ट हो गई है। एक रेज आई है वो थोड़ा सा अंदर की तरफ गई है, यानी ऊपर वाले लेयर से नहीं टकराई, वहाँ से बच बचाया कि नीचे वाले एटम के साथ टकराई है, टकराने के बाद फिर वहाँ से डिफ्रैक्ट होगी। अब याद रखिएगा
इस रे ने, जो नीचे वाली रे है ना, इसने थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया है। एक ऊपर टकरा के जा रही है, एक अंदर आई है, अंदर टकरा के अंदर वाले एटम से टकरा के फिर वापस जा रही है। थोड़ा सा ज़्यादा डिफरेंस तय किया। कितना सपोज करते हैं कि इसने ना इतना डिफरेंस ज़्यादा तय कर लिया, ये वाला मैंने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। सेम इसी तरह यहाँ पे भी इतना, यानी कि ये वाला हमारे पास वो डिस्टेंस है जो ज़्यादा तय हुआ है। अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ पे शो कर लूँ तो इससे हमारा आसानी हो जाएगी काफ़ी ज़्यादा। अब इसी चीज़ को मैं यहाँ पे शो करूँगा, इतनी चीज़ को। अब असल में हमारे पास ये वाला ए पॉइंट है, इसके बाद ये वाला हमारे पास पॉइंट को नाम दे देते हैं। इस पॉइंट को हमने ओ का नाम दिया हुआ है। इसी तरह ये वाला पॉइंट हमारे पास, इसको हम नाम दे देते हैं बी का, और इसको हम नाम देते हैं बी प्राइम का। अब याद रखिए ये वो इलाका है जो ज़्यादा डिस्टेंस तय किया। देखो ये वाली रे भी उतनी है, एक्स रे यहाँ से लेके यहाँ तक फासला तय किया, इस एक्स रे ने भी यहाँ से लेके यहाँ तक फासला तय किया, उतना ही फासला तय किया। लेकिन ये इतना, ये वाला इतना का फासला ज़्यादा तय कर रही है ये वाली रे। इसी तरह यहाँ पे भी ये जब टकरा के वापस निकली है तो यहाँ पे ये इतना फासला ज़्यादा तय किया। वो कौन सा फासला है? ये वाला। अब ये वाला हमारे पास है पाथ डिफरेंस। ये क्या हमारे पास? पाथ डिफरेंस। सेम काम यहाँ पे भी हमारे पास ये वाला भी क्या है? पाथ डिफरेंस। और हमने पहले एक बात डिस्कस कर ली है, यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा, ब्रैग्स इक्वेशन ने जो एक्सप्लेन किया था ब्रैग्स ने, वो ये कहा था कि हमेशा यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। अगर कंस्ट्रक्टिव होगी तो आप निकाल सकते हो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, अगर नहीं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती तो आप कभी भी एटॉमिक डिस्टेंस नहीं निकाल सकते। सही है। तो यहाँ पे दो फासले तय किए, एक हमारे पास यहाँ पे बी से ओ तक का है, फिर ओ से बी प्राइम तक का है। ये इतना पाथ डिफरेंस, यानी कि जो रे है आपकी टकराने के बाद इतना फासला, ये वाला फासला इतना ज़्यादा तय कर रही है, ये वाला फासला, बस बाकी फासला उतना ही है। हमने असल में मेन जो हमारा काम है इस फासले को निकालना है। अगर इस फासले को निकालिए ना, आप इंटर एटॉमिक डिस्टेंस निकाल सकते हो। अब देखो मैंने इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लेता हूँ। यहाँ मैंने एक लाइन, इमेजिनरी लाइन ड्रा कर लेता हूँ। अब मेरे पास ना ये ट्राइंगल बन गई है, एक ट्राइंगल ये बन गई है, एक ट्राइंगल ये है, एक ट्राइंगल ये। और याद रखिएगा ये वाला जो हमने असल में ये वाला एंगल निकालना है, यहाँ पे ये थीटा निकालना चाहते हैं, और यहाँ से ये वाला थीटा निकालना चाहते हैं। सही, एक ये एंगल निकालना चाहते हैं, एक ये एंगल निकालना चाहिए। सबसे पहली बात मैं यहाँ पे पाथ डिफरेंस लिख लेता हूँ। पाथ डिफरेंस किसके बराबर है? पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू एन लैम्डा। यहाँ पे कितना पाथ ज़्यादा तय कर रहा है? यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला ज़्यादा तय हो रहा है। ये फासला कितना है? बी ओ प्लस बी प्राइम ओ इज इक्वल टू एन लैम्डा। लो जी, मैंने ये वाली इक्वेशन को थोड़ा सा नॉमिनेट कर लिया। अब मैंने ये वाला फासला निकालना है असल में। अच्छा, फासला निकालने से पहले ना एक चीज़ याद रखिएगा, ये एक ट्राइंगल बन गई है। ट्राइंगल से बिल्कुल सामने वाली जो चीज़ होती है ये वाली, ये हमारे पास परपेंडिकुलर होता है, याद रखिएगा। ट्राइंगल से बिल्कुल सामने वाली चीज़ परपेंडिकुलर होता है। और ये वाली चीज़ आपको पता है, देखो मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल ड्रा करता हूँ, ये ट्राइंगल है। अब यहाँ पे आपको पता है ये परपेंडिकुलर होता है, इसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं, इसको हम बेस का नाम देते हैं। और ये वाली चीज़ हमारे पास हाइपोटेनियस होती है। क्या होती है? हाइपोटेनियस होती है। ये चीज़ें आपको बेसिक लेवल पे पता होंगी। अब देखिए मैं ना ये वाला एंगल मालूम करना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ? असल में मेरे पास ये वाला एंगल यहाँ मैंने इस तरह रिप्रेजेंट कर दिया। मैं ये वाला एंगल मालूम करना चाहता हूँ। अगर मैं ये वाला एंगल मालूम करना चाहता हूँ तो इसको किस तरह मालूम किया जा सकता है? इसको मालूम करने का मैंने पहले कह दिया, एंगल से बिल्कुल सामने वाली जो चीज़ होती है, ये हमारे पास एंगल है, यहाँ पे बिल्कुल जो सामने होगा वो हमारे पास परपेंडिकुलर होगा। सही, वो क्या होगा? हमारे पास परपेंडिकुलर होगा। सही, सॉरी यहाँ पे नहीं आएगा ये वाला एंगल यहाँ पे आएगा। एंगल से बिल्कुल सामने वाली चीज़ परपेंडिकुलर होती है। ये बात आपने सिंपल से याद रखें। जो एंगल आपने मालूम करना है ना, उस एंगल के बिल्कुल जो सामने चीज़ होगी वो परपेंडिकुलर होगी यहाँ पे, और इसके साथ वाला हमारे पास हाइपोटेनियस और बेस होगा। अब यहाँ पे मैं यही फॉर्मूला लगाऊंगा। देखें आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, साइन थीटा बराबर होता है, चलिए मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। आपने ये चीज़ पढ़ी हुई है बेसिक लेवल में, साइन थीटा इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे साइन थीटा निकालूंगा। साइन थीटा हमारे पास बराबर होता है
हाइपोटेनियस सॉरी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस। अब देखिए यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, मैंने कहा जी परपेंडिकुलर एंगल के बिल्कुल सामने वाली चीज़ परपेंडिकुलर कहलाती है। अब सामने वाली चीज़ क्या है हमारे पास, बी ओ। ये देखो इस पॉइंट को मैंने नाम दिया बी का और इस पॉइंट को नाम दिया ओ का, ये मेरे पास है बी ओ। आप देखो कोई भी नाम दे दो, आपकी नेमिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लास्ट में फार्मूला वही बनना है। हाइपोटेनियस कौन सा है यहाँ पे चेक करो, हाइपोटेनियस हमारे पास ये वाला है, सही, ये हमारे पास क्या है हाइपोटेनियस, ए बी, ए बी, ले जी ये वाली चीज़ हमारे पास आ गई है। अब देखो बी ओ और ए बी। अब एक और चीज़ समझ लें, मैं कहता जी हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक का जो फासला है दो एटम के दरमियान में, उसको डी सपोज कर लो। आपने डी सपोज करना है डी कर लो, एल करना है एल कर लो, क्योंकि मैं निकालना चाहता हूँ इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, दो एटम के दरमियान का फासला। दो एटम के दरमियान के फासले को मैंने यहाँ पे सपोज कर लिया है डी। अब देखो मैंने यहाँ पे ना एक ये वाली चीज़ ए और ओ ए, सॉरी यहाँ पे ना ए भी नहीं आएगा, यहाँ पे ओ ए आएगा, ओ ए। अब यहाँ पे ना मैं ये वैल्यूज़ रखना चाहता हूँ, असल में मैं यहाँ पे देखो इस चीज़ को मैंने नाम सपोज किया डी का। दो एटम के दरमियान का जो डिस्टेंस है, दो एटम के दरमियान का जो डिस्टेंस है उसको सपोज कर लिया है मैंने किससे, डी से रिप्रेजेंट कर दिया। अब यहाँ पे मैं थोड़ी सी रिप्लेसमेंट करूँगा। देखो मैं बी ओ इज़ इक्वल टू, इसी को थोड़ा सा चेंज करने लगा हूँ। मेरे पास साइन थीटा इज इक्वल टू है बी ओ ए। यहाँ से अगर मैं बी ओ निकालूँ, बी ओ इज इक्वल टू ओ ए साइन थीटा। अब देखिए ओ ए किसके बराबर है, यहाँ पे ओ और ए हमने डी के इक्वलेंट रखा है, दो एटम के दरमियान का जो डिस्टेंस है, सही है। इसलिए हमारे पास बी ओ इज इक्वल टू डी साइन थीटा। इसको मैं थोड़ा सा नॉमिनेट कर रहा हूँ, ले जी इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो नाम, बेशक इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। अब देखिए अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ मसला सॉल्व किया एक ट्राइंगल का, ये वाले ट्राइंगल का मैंने मसला सॉल्व कर दिया, इस ट्राइंगल का। लेकिन ये वाली ट्राइंगल अभी पड़ी है मेरे पास, मैं इसमें भी सेम साइन थीटा लगाऊंगा। क्या करूँगा, यहाँ पे भी सेम साइन थीटा मुझे पता है बराबर होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। अब परपेंडिकुलर मैंने कहा जी थीटे के बिल्कुल सामने वाला एंगल परपेंडिकुलर होता है, सामने वाली साइड हमारा परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है हमारे पास, यहाँ पे गौर करो बी ओ या ओ बी प्राइम ओ, ये देखो ये थीटा है, ये थीटे के बिल्कुल सामने वाली साइड है, ये बी प्राइम ओ है, क्या है बी प्राइम ओ। और इसके बाद हमारे पास हाइपोटेनियस ए ओ है, ए ओ। इसको थोड़ा सा अरेंज करोगे, यानी मैं ए ओ को उस साइड पे लेके जा रहा हूँ, ये हमारे पास बन जाएगा बी प्राइम ओ इज इक्वल टू ए ओ साइन थीटा, या ओ ए कर लो या ए ओ कर लो, जिससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सही। ये हमारे पास ओ ए को हमने डी से रिप्रेजेंट किया है, हमारे पास आ जाएगा डी साइन थीटा। ले जी ये दो चीज़ें आ गई, इस इक्वेशन को नाम दे दो इक्वेशन नंबर 3। अब ऐसा करो कि इक्वेशन नंबर 2 को और 3 को देखो, मेरे पास बी ओ की वैल्यू भी आ गई है, बी प्राइम ओ की वैल्यू भी आ गई है। इन दोनों इक्वेशन को उठाओ, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर दो बाय पुटिंग द इक्वेशन नंबर 1 and 2, sorry 2 and 3 in equation number 1, in equation number 1। हम इक्वेशन नंबर 1 के अंदर दूसरी और तीसरी इक्वेशन को उठा के पुट करने लगे। अब देखो मेरे पास बी ओ की वैल्यू है डी साइन थीटा, डी साइन थीटा, दरमियान में प्लस। इसके बाद बी प्राइम ओ की वैल्यू है डी साइन थीटा, डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, सही। अब देखो इन दोनों को ऐड करो, ये क्या बन जाएगा 2d साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। अब ये जो हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ गया है, दिस एक्सप्रेशन इज नोन एज ब्रैग्स इक्वेशन, दिस expression is known as
known as Bragg's equation. Bragg's इक्वेशन, इस एक्सप्रेशन को हम ब्रैग्स इक्वेशन का नाम दे रहे होते हैं। अब यहाँ पे डी क्या है, एन क्या है, लैम्डा क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें आपने एक्सप्लेन करनी है। वेयर, यहाँ पर वेयर डी है इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस यानी दो एटम के दरमियान का फासला है। इसके बाद ये थीटा क्या है, थीटा असल में हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस है। ये देखो यहाँ पे अगर आप परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है, ये हमारे पास है। थीटा हमारे पास क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस किस एंगल से आके आपकी एक्सरे उस क्रिस्टल के ऊपर लग रही हैं वो हम मालूम कर लेते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज़ आ रही है एन, एन है पॉजिटिव इंटीगर, पॉजिटिव इंटीगर या वॉल इंटीगर भी कह सकते हो। पॉजिटिव इंटीगर की जो वैल्यू है वो +1 +2 +3 +4 एंड सो ऑन, इशारिया के अंदर वैल्यू नहीं आएगी, ये बात याद रखिएगा। इसके बाद लास्ट वाली चीज़ हमारे पास लैम्डा है, लैम्डा है वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज, वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज, एक्सरेज की वेवलेंथ, किस वेवलेंथ की आपने एक्सरेज यूज़ की हैं वो सारी की सारी चीज़ अगर यहाँ पुट करते हो आप डी मालूम कर सकते हो। क्या चीज़ मालूम कर सकते हो, डी को मालूम कर सकते हो। देखो डी मालूम करना हो तो क्या करोगे, आप सारी चीज़ें उठा के उस साइड पे ले जाओगे, ये हमारे पास बन जाएगा डी इज इक्वल टू एन लैम्डा 2 साइन थीटा, ये वाली चीज़ बन जाएगी। अब यहाँ से इंटर एटॉमिक डिस्टेंस मालूम कर सकते हो। और ब्रैग्स इक्वेशन जो हमारे पास है इसका मेन मकसद ही यही है, इस इक्वेशन को यूज़ करके हम इंटर एटॉमिक डिस्टेंस को ईजिली मेजर कर सकते हैं। दिस इक्वेशन इज यूज्ड, दिस इक्वेशन इज यूज्ड, इस इक्वेशन का हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ, फॉर द डिटर्मिनेशन मालूम करने के लिए, किस चीज़ को मालूम करने के लिए, ऑफ इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस बाय यूजिंग एक्सरेज, बाय यूजिंग किस चीज़ को इस्तेमाल करके, बाय यूजिंग एक्सरेज, एक्सरेज को इस्तेमाल करके इंटर एटॉमिक डिस्टेंस को मालूम करने के लिए इस इक्वेशन को हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे अगर आप कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें लिखना चाहते हो तो आप इस तरह अपनी वर्डिंग में कुछ लिख लीजिएगा। सपोज वी हैव एन आयनिक क्रिस्टल, it is consist of a different layer, the distance between two atomic layer is d, when a ray is strike on the crystal the angle of incidence is theta, after striking with the crystal it diffracted and the angle of reflection is also a theta, इसको भी हम थीटा के नाम देते हैं। जिस एंगल से आकर स्ट्राइक करेंगी एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा, यानी कि जिस एंगल से आकर टकराई और जिस एंगल से टकरा के बाद रिफ्लेक्ट हुई हैं वो एंगल हमेशा बराबर होता है। सही है। द अपर रे कवर अ डिस्टेंस, सिमिलरली द लोअर रे कवर सम एक्स्ट्रा डिस्टेंस विच इज़ नोन एज अ पाथ डिफरेंस। सही है। आगे आपने सिर्फ नाम देने हैं, सपोज द अपर ए बी सी जो भी हमने यहाँ पे दिए हैं वो सारी की सारी नीचे बातें लिख के आपने ये सारी की सारी मेन जो चीज़ याद रखिएगा आपकी सारी की सारी कैलकुलेशन है, इस चीज़ के आपके नंबर हैं। ऊपर जो चीज़ थोड़ी बहुत भी लिख दोगे काम चल जाएगी, क्योंकि हमने यहाँ पे सारी चीज़ें बता दी हैं। ये चेक करो, हमने सारी चीज़ जो यहाँ पे बात नहीं की, हमने लास्ट में आकर बताया कि डी क्या है, यहाँ पे थीटा क्या है, एन क्या है, लैम्डा क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें हमने लास्ट में बता दी हैं। शुरू में थोड़ा बहुत इंट्रो दे के आगे चल पड़े। और याद रखिएगा ब्रैग्स इक्वेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको हम इंटर एटॉमिक डिस्टेंस मालूम करने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और अगर आपको इंटर एटॉमिक डिस्टेंस पता है, देखो अगर आपको इंटर एटॉमिक डिस्टेंस पता है तो आप यहाँ से वेवलेंथ निकाल सकते हो एक्सरे की, ये भी बड़ा एडवांटेज था इस ब्रैग्स इक्वेशन का। तो ये था जी हमारे पास आज का लेक्चर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।